साथियों नमस्कार। पिछली कक्षा में हमने छंद नामक टॉपिक पूरा किया था, जिसमें सभी छंदों को मैंने तसल्ली से एक एक छंद को अलग अलग अच्छे ढंग से समझाने का प्रयास किया था। और अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु शुरू कर रहे हैं, कारक। क्योंकि संस्कृत में सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यदि कहें तो कारक ही होता है। इसलिए अनवरत बने रहें और एक एक चीज़ को अच्छा समझने की कोशिश करें। कारक की शुरुआत करने से पहले कारक शब्द की उत्पत्ति के बारे में मैं आपको बताऊं कि कारक शब्द कैसे बना। तो देखिए, संस्कृत में एक धातु है क्री। क्री का अर्थ होता है करना। धातु कहते हैं क्रिया को, तो क्री का मतलब होता है करना। ये क्री धातु से निर्मित शब्द है, जिसमें अणुल प्रत्यय लगा हुआ है। अणुल जो है ये वाला अर्थ देता है, वाला अर्थ देता है। जिस प्रकार से अंग्रेजी में प्रीफिक्स सफिक्स होते हैं, ई आर उपसर्ग प्रत्यय होते हैं, ई आर एक प्रत्यय होता है अंग्रेजी में, वो भी वाला अर्थ देता है। जैसे प्ले का अर्थ खेलना होता है, इससे यदि हम ई आर प्रत्यय जोड़ दें तो खेलने वाला अर्थ हो जाता है। उसी प्रकार से ड्राइव है, टीच है, टीच से ई आर प्रत्यय लगाने पर टीचर बन जाता है, तो पढ़ाने वाला अर्थ हो जाता है। रन है तो रनर हो जाता है, दौड़ने वाला, धावक अर्थ देने लगता है। अर्थात अणुल प्रत्यय जो है ये वाला अर्थ देता है, अंग्रेजी के ई आर प्रत्यय की तरह। तो ये वाला अर्थ में है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हुआ? करने वाला। करने वाला कौन होता है? कर्ता। कर्ता जिसको अंग्रेजी में सब्जेक्ट कहते हैं। तो कर्ता का क्रिया से जो संबंध होता है, कर्ता का क्रिया से साक्षात संबंध, ही कारक कहलाता है। कर्ता का क्रिया से साक्षात संबंध ही कारक कहलाता है। ये एक इसकी परिभाषा हुई। संस्कृत में यदि कहीं तो कर्ताया कर्तृ क्रियया सह साक्षात संबंध एवं कारकम, ऐसी परिभाषा संस्कृत में बन जाएगी। तो क्री धातु से निर्मित शब्द कारक है। कारक की परिभाषा, कारक को मैंने परिभाषित करने की कोशिश की कि कर्ता का क्रिया से जो साक्षात संबंध होगा वही कारक कहलाता है। अब कारक जो है, संख्या पूछी जाती है, सामान्यतः सवाल आता है कि कारक कितने होते हैं, तो हमें जवाब देना है कारक अपने होते हैं 6। वैसे जो चिन्ह पढ़ाए जाते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से या द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से या अलग होने अर्थ में, संबंध का, के, की, अधिकरण में, पर, पे और संबोधन हे, ओ, अरे, इस तरीके के हिंदी में चिन्ह पढ़ाए जाते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से इत्यादि। तो देखें कि ये हैं अपने 8, जिसमें संबंध और संबोधन, इन 2 कारकों को कारकों की संज्ञा नहीं दी गई है, अर्थात इनको कारक नहीं माना गया है। तो अपने कुल कारक कितने हुए? अपने कुल कारक हुए 6। अगर संख्या पूछी जाए तो सामान्यतः हमें 6 ही कारकों की संख्या बतानी है। संबोधन, संबोधन में हे, अरे, इस तरीके के 8 कारक चिन्ह समझाए गए हैं।
8 कारक चिन्हों में संबंध और संबोधन, इन 2 कारकों को कारकों की संख्या नहीं दी गई है, तो अपने कारक हुए 6। संख्या पूछी जाती है तो हमें कारकों की संख्या 6 ही बतानी है। तो कारक को परिभाषित किया, कारक शब्द की उत्पत्ति बताई। अब हम पढ़ेंगे कारक शब्द में सबसे पहले कर्ता कारक, बहुत ही महत्वपूर्ण, और हम ये कहें कि संस्कृत का आधारभूत तत्व कर्ता कारक। कर्ता कारक है, ये अपने 6ठी 7वीं कक्षा की एनसीईआरटी की किताब में भी आपको मिल जाएगा। कर्ता कारक के रूप चलते हैं, जिस प्रकार से अंग्रेजी में प्रोनाउन टेबल होती है, आई, माई, मी, वी, अवर, अस, इस तरह से यहाँ भी एक टेबल चलती है जिसको रूप कहते हैं। अर्थात जैसे हम एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, इस तरह से रूप चलते हैं। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं और 3 ही वचन होते हैं। हिंदी और अंग्रेजी में 2 ही वचन होते हैं, एक वचन के बाद सीधा बहुवचन होता है। संस्कृत में एक द्विवचन और होता है, जिसको द्विवचन अलग से इसको समझाएंगे। देखेंगे इसको कहेंगे प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष को अंग्रेजी में थर्ड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन, या इसको अन्य पुरुष भी नाम दिया जाता है, इसको अन्य पुरुष भी कहा जाता है। देखेंगे इसके कर्ता है से, सा, तत्। जिस प्रकार से अंग्रेजी में ही, सी, इट होते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत में लिंगानुसार पुल्लिंग में से, स्त्रीलिंग में सा और नपुंसक लिंग में तत् शब्द होता है, जिनका अर्थ वह होता है। तीनों का ही, वह पुरुष, वह स्त्री, वह नपुंसक लिंग। इसके द्विवचन में रूप चलेगा तऊ, इसका होगा ते, इसका होगा सा, ते, ता, तत्, ते, तानि, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, आवाम, वयम। ये देखिए फर्स्ट पर्सन, या जिसको अंग्रेजी में थर्ड पर्सन कहा जाता था, ये सेकंड पर्सन, जिसको मध्यम पुरुष कहा जाएगा। मध्यम पुरुष के कर्ता, इसको सेकंड पर्सन, और इसको फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जिसको प्रथम पुरुष का नहीं, इसको उत्तम पुरुष कहा जाएगा, उत्तम पुरुष कहा जाएगा। अब हम इनको परिभाषित करें, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष होते कौन कौन है? तो जो बोलता है, जैसे इस समय मैं बोल रहा हूं तो मैं उत्तम पुरुष हूं, वक्ता हमेशा उत्तम पुरुष होता है। श्रोता, जैसे आप मेरी बात शांति से सुन रहे हैं तो आप श्रोता मध्यम पुरुष कहलाएंगे, और जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो थर्ड पर्सन कहलाएंगे, अर्थात प्रथम पुरुष या अन्य पुरुष के नाम से उनको जानेंगे। तो सीधा सा तरीका याद करने का देसी सूत्र है, मैं उत्तम, तू मध्यम, बाकी सब प्रथम। आसानी से याद होने लायक है। मैं बोल रहा हूँ तो मैं उत्तम हूँ, आप सुन रहे हैं तो आप मध्यम हैं, और जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो अन्य पुरुष हैं। इसका अर्थ वे दोनों होता है, इसका अर्थ वे सब होता है, इसका अर्थ तुम, इसका तुम दोनों, इसका तुम सब, इसका मैं, हम दोनों, हम सब। ये इसके हिंदी अर्थ हैं। हमें ये
टेबल अगर याद होती है तो हम ऐसा समझें कि हमें आधे कारक आ गए, और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आसानी से हम याद कर सकते हैं। पहले प्रथम पुरुष को याद कर लें, फिर मध्यम पुरुष को, फिर उत्तम पुरुष को क्रमशः याद करें। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में इनकी हिंदी अर्थ सहित हमें ध्यान रहना चाहिए कि तुम दोनों अगर आता है तो तुम दोनों के लिए हम युवाम लिखें, अगर तुम सब आता है तो उसके लिए यूयम लिखें। इसी प्रकार से जैसे ये कर्ता के रूप चले हैं, इसी प्रकार से अपने क्रिया के रूप और चलते हैं, धातु रूप, क्रिया रूप। क्रिया रूप भी 3 पुरुष और 3 ही वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। जैसे पठ धातु में वर्तमान काल की क्रिया चलती है, पठती, पठतै, पठन्ति, पठसी, पठथै, पठथ। जिसके विसर्ग हैं इसके नहीं है, पठामी, पठावै, पठामै। देखेंगे 3 ही पुरुष और 3 ही वचन कर्ता के रूप में है, तो 3 ही पुरुष और 3 ही वचन क्रिया के रूपों में भी है। अब इनको सुमेलित करना आना चाहिए, अर्थात जिस प्रकार से जिस वचन और जिस पुरुष का कर्ता होगा, संबंधित पुरुष और वचन की ही क्रिया होगी, अर्थात क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। जैसे हम ये कहें कि तुम दोनों पढ़ते हो, तो तुम दोनों की संस्कृत यहाँ से उठेगी, मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या हुआ, तुम दोनों, युवाम, तो यहाँ से भी मध्यम पुरुष का द्विवचन ही उठाएंगे, पठथ है। अगर यहाँ से यूयम उठाते हैं, तुम सब पढ़ते हो, तो यूयम के साथ ये पठथ लगेगा, ये पठथ नहीं लगेगा। मैं पढ़ता हूँ, तो मैं कहाँ से उठ रहा है, अहम, उत्तम पुरुष का एक वचन, तो उत्तम पुरुष के एक वचन ही क्रिया का रूप होगा, पठामी। नहीं, अगर परीक्षा में देखिए सवाल कई प्रकार से पूछे जाते हैं। सवाल ऐसे भी आता है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है, जिसमें 3 अशुद्ध होंगे, 1 शुद्ध होगा। जैसे दे दिया अहम पठती, तो हमें पता हो जाना चाहिए कि अहम पठती गलत है। कारण है कि अहम कौन से पुरुष का कौन सा वचन है, उत्तम पुरुष का एक वचन है, और पठती कहाँ से है, प्रथम पुरुष के एक वचन की क्रिया है, इसलिए ये गलत होगा। अहम के साथ क्या आएगा, पठामी आएगा, अर्थात उत्तम पुरुष एक वचन की करता है तो उत्तम पुरुष एक वचन की ही क्रिया का रूप होगा, इसलिए अहम पठती ही सही होगा, अहम पठामी ही सही होगा, अहम पठती गलत है। ठीक है, जिस प्रकार से आ जाए वे दोनों पढ़ती हैं, वे दोनों पढ़ती हैं, तो वे दोनों कहाँ से उठ रहा है, यहाँ से उठ रहा है। पढ़ती हैं का मतलब कोई ना कोई स्त्री है, इसलिए यहाँ से उठ रहा है ता, नहीं सॉरी, यहाँ से उठ रहा है ते। वे दोनों का मतलब 2 हैं, तो वे दोनों पढ़ती हैं, तो ते, और ये द्विवचन है इसलिए यहाँ से पठतै उठाएंगे, ते पठतै। इस तरह से कर्ता और क्रिया को सुमेलित करना अवश्य सीख लें, क्योंकि इससे संबंधित सवाल काफ़ी बनते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। तो क्रिया के रूप जो हैं, मैंने अभी तो केवल लट लकार पठ धातु को समझाया है। इस तरह से हम 5 लकारों का अध्ययन करेंगे, और 5 लकारों को याद करने के उपरांत हमें ये टिप्स पर याद हो जाना चाहिए कि किस पुरुष और किस वचन का कर्ता है। जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होगी। यदि इस तरह से आपके अच्छा समझ में आ गया है तो आप आसानी से संस्कृत में अनुवाद कर पाएंगे, शुद्ध अशुद्ध को पहचान पाएंगे कि कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य अशुद्ध है। और साथियों, ये समझने के बाद में आपको कारक बहुत आसान लगने लग जाएंगे, आसानी से आप समझ पाओगे कि क्या शुद्ध है क्या अशुद्ध है। बहुत ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, आसानी से याद होने लायक है। ये प्रथम पुरुष के 3 हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, ये मध्यम पुरुष और ये उत्तम पुरुष। ठीक इसी प्रकार से अंग्रेजी में भी प्रोनाउन टेबल में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की टेबल चलती है, उसी प्रकार से ये भी एक प्रोनाउन टेबल है। इसको हम तसल्ली से याद करें,
और इसको सुमेलित करना अवश्य सीख लें, क्योंकि 3 पुरुष और 3 ही वचन कर्ता में है, तो 3 पुरुष और 3 ही वचन क्रिया में है। मैं बिल्कुल छोटी सी कक्षा से यही समझाना चाह रहा हूँ कि यदि आपको ये समझ में आ गया तो आगामी जो कारक पढ़ाए जाएंगे वो उनके लिए ये आधारभूत तत्व होगा। और यदि आधार क्लियर हो गया, ये बार बार आपको डिस्टर्ब करेगा, जिस पुरुष और जिस वचन का कर्ता नहीं होगा तो फिर वो वाक्य गलत हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा। जैसे लगता तो ये है कि अहम पठती बिल्कुल सही है, लेकिन ये गलत है, अहम पठती नहीं अहम पठामी आएगा। तो इस तरह से हम आसानी से पहले तो ये सीखेंगे, ये पक्का हो जाए हमारे, उसके बाद में हम आगे के कारकों का अध्ययन करेंगे। और जुड़े रहिए, लगातार तसल्ली से पूरा वीडियो देखिए और अपने साथियों को भी बताइए कि इस तरीके से सर कक्षाएं डाल रहे हैं और इससे ज़रूर लाभ होगा आपको। लगातार आप अभ्यास में रहें। जहां आपको सस्पेंस पैदा हो, कोई चीज़ की दिक्कत हो, तो मैंने आपको पहले भी नंबर प्रोवाइड कराए थे। अब मेरे नंबर हैं 96 6000 34 95, ये व्हाट्सअप नंबर भी हैं और मेरे पर्सनल नंबर भी हैं। महर्षि भर्तृहरि कोचिंग की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू।